warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah Rabbil Alameen. First, I really thank from bottom of my heart and to Allah Almighty for giving us this opportunity. And also I really thank to SIO and DAY organization so that they have created an opportunity by which we can help each other. Okay? And I'm not here to give you some speech or something like that which you don't know, because you know everything. You are into the medical field, right? You know what are you doing, what are you preparing, and you know why are you doing it, obviously. And how to do it also you know. The only thing what I want to talk here is, I just want to make you realize what are you doing is right or wrong. If it is right, you can follow it. If it is not right, if you feel with our discussion, then you can just change it so that you can make it right. Very simple, right? So with that, first thing what we need to know is, when we have entered into this MBBS field, right, might be with choice, by choice or by chance, whatever it is, right? When you have entered is entered, now you are a medico, right? And first what they say is entering is difficult. Then once you enter, you know that you realize that clearing it is difficult. And once you clear it, then taking PGC it is difficult. And once we take the PGC, clearing PG becomes difficult. And after that we feel like we have become doctors. Then practicing will also become difficult. So life में तो difficulty बढ़ती ही जाती है. The only thing is how we handle and manage. That's it. And whether we are handling it properly or not. Nothing else. And for everything, as we know, एक चीज़ तो बनता ही, अल्लाह ने निज़ाम बनाया है. जब इंसान को दुनिया में भेजा, तो दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ताला ने एक चीज़ देके भेजी कि मेहनत करो, है ना. अगर नहीं तो अल्लाह दुनिया में भेजता ही ना, जन्नत में ही रख लेता, क्योंकि जन्नत में मेहनत की ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा. दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा ही इसलिए कि मेहनत करो. एंड अल्लाह वॉन्ट्स टू सी इस मेहनत में हम उसको याद रखते हैं या नहीं. बस सिंपल है. अगर याद रखते हैं तो कामयाब, नहीं याद रखें तो नाकामयाब. और कुछ है ही नहीं. बस अल्लाह को याद रखना चाहिए, और अल्लाह को कहीं भूल ना जाए, भटक ना जाए, इसलिए अल्लाह ने नबियों को भेजा और नबी के रास्ते में चलना चाहिए. बस सिंपल है और कुछ नहीं. बस अब हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, बस इसमें भी इतना ही देखना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है या नहीं, और मेरे नबी की सुन्नतों के पर मैं हूँ या नहीं. हार्ड वर्क कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, पीजी कैसा लेना है, सब कुछ है, लेकिन इसके बगैर तो कुछ नहीं है. आप हार्ड वर्क कर रहे हो, समझ लो पीजी ले लिए, एम्स में ले लिए, रेडियोलॉजी ले लिए, मेडिसिन ले लिए, अल्लाह ही राज़ी नहीं है तो क्या फ़ायदा. क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं. इसलिए पहले अल्लाह भी राज़ी होना चाहिए, नबी की सुन्नतों पर भी रहना चाहिए, माँ बाप भी राज़ी रहना चाहिए. अगर उसके साथ में कुछ कर रहे हो तो समझो कामयाब. पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए. और दूसरा क्या है, जब हार्ड वर्क हम जो बोलते हैं, देखो आजकल के ज़माने में जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग हार्ड वर्क इन हिज फील्ड, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, राइट. अकॉर्डिंग टू मी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नाउअडेज दे आर डूइंग हार्ड वर्क, राइट. इफ यू सी समबडी इज नॉट डूइंग हार्ड वर्क, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, राइट, आई डोंट नो इन विच फील्ड यू आर इन नाउ, राइट. एवरीबडी इज डूइंग द हार्ड वर्क, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू डू द हार्ड वर्क, and everybody has to do they have to do the hard work, and that's why we are here in this world. Otherwise मैं जैसे बोला we would have been जन्नत. अभी इस हार्ड वर्क में एक चीज़ तो फिक्स है, जैसा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि हार्ड वर्क डजंट गारंटी सक्सेस, बट नो सक्सेस इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क, राइट. सर ये क्या हुआ? दोनों तरफ भी है कि हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलेगी और हार्ड वर्क के बिना सक्सेस भी नहीं मिलेगा. See, the first thing what they say is hard work doesn't guarantee success. It is because, right, we are many, opportunities are less. How many people, how many students they give NEET exam, right? Post MBBS, right? Post MBBS NEET exam, NEET PG. How many students they give exam every year? At present, sir, 1,85,000 students they give exam. 1,85,000 students. Okay. And out of that, how many PG seats are there? 65K approximately on an average. 65,000. Even if all are doing the hard work, 1,85,000 students if you consider, but still not everyone is going to get the seat because we don't have so many seats.
That means even after doing the hard work, there is a possibility that we are not going to get the seat because we don't have so many seats. Second thing, sir, I want to take a clinical seat only. I don't want pre and para clinical, right? And you want to do a clinical PG, right? You don't want to do everything micro like me. And obviously, even I suggest, yes, please, you have to do clinical PG. No doubt in that. Unless until there are some criteria to opt pre and para. If you want to opt, if you're okay with that criteria, you can go for it. Say every field is good. And only thing is, there are criteria to opt. That's it. And obviously, clinical fields are better. No doubt in that. Considering all aspects. But it doesn't mean that pre and para clinicals are not better. ह्यूमन मेंटालिटी होती है, एक तरफ अच्छा बोलेंगे तो दूसरी तरफ बुरा समझ जाते हैं. राइट? जब मेरे को जब क्लिनिकल फील्ड्स अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्री एंड पैरा बुरे हैं. एनीवेज सर, वी वांट क्लिनिकल सीट्स ओनली एंड वी वांट इन गवर्नमेंट कॉलेज ओनली. टू रैंक अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 10,000 के अंदर आना पड़ेगा. ठीक है? एनी क्लिनिकल सीट इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज. नहीं सर, मुझे मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, रेडियो यही चाहिए. तो ठीक है, विदिन 5,000 रैंक आना पड़ेगा. सो नहीं सर, मुझे गवर्नमेंट में ही चाहिए, यही सीट चाहिए, हैदराबाद में ही चाहिए. 2,000 3,000 रैंक के अंदर तो कम से कम आना पड़ेगा. सो 1,85,000 स्टूडेंट्स आर देयर फॉर राइटिंग द एग्जाम, नीट एग्जाम, एंड यू वांट अ सीट, यू वांट अ रैंक विदिन 5,000 और विदिन 10,000. चलो थोड़ा लीनियंट रख के 10,000 रैंक आना है सर. 1,85,000 में अगर 10,000 रैंक आए तो कितना परसेंटेज चांस हुआ? I'm not that good in mathematics, but I think approximately some 6 to 7% after doing hard work. 1,85,000 students are there, and if you consider all of them are doing hard work, according to me, most of them are doing hard work. Because I am in this field from past 7 years. I have seen. If you are not doing it, I don't know in which field or in which place you are in. So now, 1,85,000 students are doing the hard work. Even if they are doing hard work, chance of getting a clinical seat in government college is 6.5%. Because we have only that much clinical seats and only that much government colleges. Therefore, what to do now after doing the hard work also, if you have just a chance of 6.5%, right, what we have to include is, how can we increase this chance from 6.5 to 65, 80, 90%? Have you ever thought it? No. And that is what is needed. एंड सेम थिंग MBBS में आ गए. सर MBBS में आ गए, अब 5.5 साल MBBS को कंप्लीट करना है. बस पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. बट क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या चाहिए, कभी सोचा, नहीं सोचा. सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी शुड हैव अ प्लान. विदाउट प्लान, हार्ड वर्क, राइट, इट इज़ नॉट गोइंग टू गारंटी सक्सेस इमीडिएटली. हार्ड वर्क तो सक्सेस देगा ही, कब देगा नहीं पता, मे बी आज, कल, परसों, कभी भी, क्योंकि हार्ड वर्क विल नेवर गो वेस्ट. राइट? बट सर, हार्ड वर्क अगर 10 साल बाद अगर बेनिफिट देगा तो क्या फ़ायदा? हमें तो बेनिफिट अभी चाहिए. वी वांट नाउ, वी वांट PG सीट नाउ. तो व्हाट टू डू इज वी शुड हैव अ प्रॉपर प्लान, एंड अ हार्ड वर्क प्लस प्रॉपर प्लान इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क. टॉपर से सुनोगे बस स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो. एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी करना था, लेकिन करना क्या था मुझे पता नहीं चला. राइट? स्मार्ट वर्क करो, लेकिन करना क्या है? फिर पता चले कि नथिंग बट हार्ड वर्क विद अ प्रॉपर प्लान. राइट? एंड नॉर्मली हाउ डू वी प्लान? हम कैसे प्लान करते हैं? आई विल शो यू हाउ डू वी प्लान. राइट? बुक्स तो फट जाते हैं, बट याद या पढ़ाई तो कुछ होती नहीं. चलो प्लान ये कर लेते हैं, चलो फुल सिलेबस. जैसे ही 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स हो जाता है तो रियलाइज़ होता है कि ये तो होगा नहीं, तो शिफ्ट हो जाते हैं प्लान बी के लिए. अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पिछले के क्वेश्चंस ख़त्म कर देंगे. अभी मुझे बस ख़त्म करना है. लेकिन जब तक आपको ये रियलाइज़ होगा ना, तो यू आर टू लेट. वो आपको तब समझ में नहीं आएगा. एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी क्या है, ख़त्म होने वाले नहीं हैं. अभी लग जाते हैं प्लान सी में. राइट? अभी बस नमाज दुआ, अल्लाह क्या भी कर, पास कर दो, है ना. और ये साइकिल ना रिपीट होते रहता है एवरी ईयर, और पता नहीं एवरी ईयर क्यों रिपीट होता है और क्यों हम चेंज नहीं करते. व्हाट आई सजेस्ट स्टूडेंट्स इज स्टार्ट विथ प्लान बी. प्लान बी से स्टार्ट करो. स्टार्टिंग से ही बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के ख़त्म करने का प्लान करो.
क्या हो जाएगा, 6 महीने में पूरा हो जाएगा, 6 मंथ्स में पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एग्जाम का टेंशन भी नहीं रहेगा, राइट। जब पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आपको बूस्ट करेगा, अरे पूरा तो हो गया, चलो दूसरा भी पढ़ लेंगे। when you start with important topics, when you finish most of the things, now it will give you a boost to study more, right? And what to do is start revising these important topics. Once you start revising these important topics, automatically क्या करेगा आपका brain, every revision में it will keep on adding few things more. Your brain will say ये तो पिछले पढ़ाई था, याद है, पता है, तो your brain will try to recollect and remember the things which you are not remembering in every revision. So start with important topics, finish the important topics, keep on revising. In every revision our mind will keep on adding the things which we don't remember, and every revision you understand something new. And what will happen? If you start with plan B, before exam you planned up in plan A. स्टार्ट तो इम्पोर्टेंट टॉपिक से किए थे, वो इतना जल्दी खत्म हो गया और आपको इतना बूस्ट दे दिया, आप इतना पढ़ने लगे, रिवाइज कर करके सब खत्म हो गया। यू विल लैंड अप इन प्लान बी। सर व्हाट अबाउट प्लान सी? वो तो शुरू से लास्ट तक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लास्ट में बैठ के नमाज दुआ चालू कर लिए, शिकायत कर लिया और बस या अल्लाह दे दे, तो स्टार्टिंग से होना चाहिए। राइट, दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, स्टार्ट विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, राइट। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए, अच्छे से समझ में आएगा, इंटरनल्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, वो आपको फिर से एक बूस्ट देगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड अल्टीमेटली विल फिनिश एवरीथिंग, एंड अल्टीमेटली प्लान सी स्टार्ट से लास्ट तक होना चाहिए। इफ वी स्टार्ट विथ प्लान ए, तो हम रेगुलरली करते हैं, होता क्या है वो भी बता देता हूँ। यूजुअली वी स्टार्ट विथ प्लान ए, इफ वी स्टार्ट विथ प्लान ए, दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग स्टडीइंग। ऐसे लगता है कि चलो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये तो देखने की भी ज़रूरत नहीं। दिस इज द फील व्हाट यू गेट इफ यू स्टार्ट विथ प्लान ए इनिशियली। बस पढ़ते जा रहे हो, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, राइट। फिर ड्यूरिंग एग्जाम समझ में आता है कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो कभी देखा ही नहीं, पढ़ा होगा लेकिन एग्जाम में फील आएगा, ये तो कभी देखा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा, और फाइनली रिजल्ट में क्या होगा? So this is what happens with us, and they won't take the seat. They come and tell to me, sir, we are preparing from past 3 years and not getting a seat. I ask them, have you attended the coaching? They say yes. Have you completed reading? They say yes. Have you revised? Yes. How many times? 4 times. Right, sir, then why are we not getting seats? Then I will tell them, go and revise notes once again. सर 3-4 बार पढ़ लिए सर, फिर से वही मत बोलो, कुछ ऐसा बोलो जो किसी को नहीं बोले, सीट मिल जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। जाके फिर से नोट्स पढ़ो। सर नोट्स तो फिर से पढ़ा नहीं जाएगा सर, 3 से 5 बार पढ़ लिए। सो मैं बोलता हूँ 3 से 5 बार पढ़ लिए, हाँ सर। 19 सब्जेक्ट्स पूरे, हाँ सर। अभी पढ़ा नहीं जाएगा, नहीं सर। फिर भी रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं सर। ठीक है, इस 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स में जो आपने पढ़ा है, कोई भी एक सब्जेक्ट का नोट्स मुझे दो, मैं 50 क्वेश्चन दूंगा, सेम डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से, नोट विथ नो डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास नोट्स which you have read 3 to 5 times, and you have to answer 90% of them right. इतना पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ चुके हो, अभी पढ़ने के लिए मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी आपका रैंक अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, 100 क्वेश्चन डायरेक्ट 90 क्वेश्चन करेक्ट करना है मिनिमम, राइट। 90 का 60 भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप पढ़ चुके हो, 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके हो, right, still why are you able to get 90 questions right out of 100 when the questions are coming directly from the notes and direct and simple questions? The thing is, what we do, we are behind finishing subjects, we are behind finishing revisions. Finish करना अपना aim नहीं है. What is our aim? Sir, whether I have developed confidence or not in that subject. सर ये सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ, कुछ भी पूछो सर मैं बोलूँ, कुछ भी क्वेश्चन कर लो मैं आंसर कर लूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर डेवलप नहीं हुआ है, सो व्हाट यू हैव रेड इज जस्ट यू हैव रेड, यू हैव नॉट रेड द वे हाउ यू हैव टू रीड। पढ़ने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि बस पढ़ते जाओ खत्म करते जाओ, पढ़ते जाओ खत्म करते जाओ।
सर पढ़ना किस तरह से पढ़ना है तो समझ में आना चाहिए, विद कॉन्सेंट्रेशन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। पढ़ते रहते हैं, मोबाइल में मैसेज आते रहते, मैसेज देखते रहते, रिप्लाई करते रहते, फिर पढ़ते रहते, राइट। विद कॉन्सेंट्रेशन, विद अंडरस्टैंडिंग। मोबाइल इतने सारे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, पढ़ाई में इतने सारे डाउट्स आते हैं, कभी एक डाउट भी आज तक हमने गूगल में नहीं मार के डाउट क्लियर किया, राइट। कोई भी एक स्टूडेंट जो डाउट आया और गूगल में उसको डाल के डाउट क्लियर किया, 70 to 80% ऑफ द डाउट 60 सेकेंड्स के अंदर क्लियर हो जाएंगे गूगल में। जो डाउट आता है डायरेक्ट इसी तरह से मार दो, डाउट को डाउट करके पढ़ते रहेंगे तो डाउट डाउट ही रह जाएगा, तो समझेंगे कहाँ से। सर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। जब मैं पढ़ने बैठूंगा 2 आवर्स, सर ये 2 आवर्स मेरे स्टडी के हैं, नो डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल को साइलेंट में रख दो, नो डिस्ट्रैक्शन, राइट। एंड विद कॉन्सेंट्रेशन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विद अंडरस्टैंडिंग। समझ में नहीं आ रहा है तो मोबाइल उठाओ, गूगल में मारो, डाउट क्लियर करो एंड गो ऑन। इस तरह से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और रिवीजन जो करोगे, रिवीजन नेम से के लिए ख़त्म नहीं करना है, याद रहना चाहिए, राइट, याद रहना चाहिए। सो इस तरह से पढ़ना। सिर्फ एक चीज़ याद रख लो, कंटेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ मच यू हैव रेड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ मच यू रिमेंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड हाउ मच यू रिमेंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज्ड एंड हाउ यू हैव रिवाइज्ड। This is what is important. So with that now, last coming to the point, sir entrance examination के लिए coaching join करना है या नहीं? According to me तो my opinion you have to join. I will tell you why. Sir medical field is very vast. 19 subjects की text books, सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा. What to read, what not to read, what is more important, what is less important, what is not important. We should know these things. Like I said, we have to start with important topics. For that we need to know what are the important topics, right? And we have to understand concepts. For this, joining in coaching institute is important. It doesn't mean that you have to join compulsory. Without joining also students have taken the seats. But personally what I believe is, without joining, if they have taken the seat, if they would have joined, they could have done better. According to me, coaching is important, mandatory. And now coming to which coaching institute to opt, सर कोई भी जो पॉपुलर है ऑप्ट कर लो, हार्डली इट मैटर्स। नो कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ आइडियल, दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं है, हर एक के प्रोस एंड कॉन्स होते ही हैं। अब नो व्हाट टाइप ऑफ कोचिंग वी हैव टू ऑप्ट। सर अभी आपको पता है रिकॉर्डेड ऐप्स है मार्केट में, जो लेक्चर रिकॉर्डेड होता है, राइट। कभी भी हम 24/7 सब्सक्राइब कर लो, कभी भी लेक्चर सुन सकते हैं। ये हो गया एक मेथड। सर दूसरा जो लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव, राइट, क्लास प्रोफेसर्स स्टूडियो में बैठ के क्लास लेते हैं, लाइव क्लास समझो 4 आवर्स ए डे, 5 to 9 PM आफ्टर द क्लास, 5 to 9 PM वीकली 3 to 4 डेज लाइव क्लास। और तीसरा मेथड है फेस टू फेस क्लास। इस तरह से आप ऑडिटोरियम में आके बैठोगे तो क्लासेस चलेंगे, प्रोफेसर आएंगे, क्लास लेंगे, ख़त्म करेंगे। अब ये फेस टू फेस क्लासेस जो होता है, एक क्लास स्टार्ट होगा तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब टुमारो आई हैव ए क्लास इन हैदराबाद, microbiology class. My class is for 5 days, 9 to 7, 9 to 7, 9 to 7, 9 to 7, 9 to 7. Tomorrow if I start, it is over. Okay, and you will understand. और ये क्लासेस जो है सेम जैसा फेस टू फेस क्लासेस रहेंगे, उस तरह से ही रहेंगे, बट ओनली थिंग लाइव रहेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, ये हमारे हाथ में होता है लाइव। जो भी लाइव क्लास होता है उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाता है ऐप में, सो दैट दोज आर नॉट अटेंडेड, बाई चांस इफ यू हैव मिस्ड, by chance your internet was not working, it will be there in the app and you can watch it later also. Because of this opportunity, अब students क्या करेंगे, 4 hours फोन बैठ के सुनेगा, आधा घंटा देखेंगे, 1 घंटा देखेंगे, सोचेंगे बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में तो वो बाद में आएगा ही नहीं, तो सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, खत्म कर देंगे। अगर डेडिकेशन है तो लाइव क्लासेस बेटर, जो MBBS स्टूडेंट्स कर सकते हैं अपने कॉलेज के साथ। अभी आ जाओ रिकॉर्डेड, जो सब लोग आप करते हो रिकॉर्डेड क्लास, तो कोई भी सब्सक्राइब करेगा नहीं। सो ऐप में क्या होता है, कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। सर कैन वी डू इट, यू कैन डू इट, बट बेटर थिंग इज ऑर्डर द प्रिंटेड नोट्स। प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, जो भी लेक्चर होगा सारे लेक्चर का नोट्स रहेगा, प्रिंटेड नोट्स ऑर्डर कर लेंगे। सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑर्डर प्रिंटेड नोट्स, बट स्टिल व्हाट हैपेंस, इसको भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि लेक्चर डाल के आगे मोबाइल रख के प्रिंटेड नोट्स ओपन करके लेक्चर सुनते सुनते अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करके नोट्स को फॉलो करो। व्हाट स्टूडेंट्स दे डू इज दे टेक दिस ऐप, कान में डाल लेते हैं ईयरफोन,
बट सुनते रहते हैं, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार इक्वल टू 0। एक लेक्चर 1000 बार भी सुन लो, 0 है। क्यों वेस्ट टाइम किया यार? इससे अच्छा तो आप कुछ एंजॉय कर लेते अपने टाइम में, क्योंकि कितना भी सुनो याद कैसे रहेगा? कंटेंट इज वेरी वास्ट, राइट? वी कांट रिमेंबर। रिकॉर्डेड अगर ऐप से प्रिपेयर करना है, एक बार रख लो, याद रख लो, एक बार नहीं 1000 बार भी सुनोगे, 0। If you want to prepare from recorded lectures, keep your mobile or tablet in front of you. Open the printed notes, keep them in front of you. And with concentration, without distraction, decide the time. Sir, 1.5 hours, I'm not going to get up. 1.5 hours, you should involve yourself into the lecture. Because स्क्रीन में बहुत मुश्किल होता है इन्वॉल्व होना, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होना, अपने आप को बिठाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल दिया फेस टू फेस क्लासेस आर बेटर। बैठना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट भी आएगा ही, राइट? बेटर। बट हो नहीं पाएगा तो लाइव क्लासेस आर बेटर, हो नहीं पाएगा तो ऐप इज बेटर। अब ऑप्शन 3 ही है तो लास्ट में ऐप। सो अगर ऐप से प्रिपेयर करना है तो रखो 2 hours, नो डिस्ट्रैक्शन, लिसन टू द lecture, follow the notes, underline the notes, put the star mark, whatever you feel like. After that, keep on revising the notes. एक बार सुन लिए लेक्चर खत्म, समझ में आ गया खत्म। रिवीजन तो नोट से करना है, प्रिंटेड नोट्स। सर खुद से नोट्स लिखेंगे, ट्राई मत करो, कंटेंट बहुत वास्ट है, खत्म नहीं होगा। इफ यू ट्राई टू राइट, ऑलवेज राइटिंग अवर ओन नोट्स इज बेटर, बट कंटेंट इज सो वास्ट यू विल नेवर फिनिश, राइट? यू विल नेवर फिनिश। इसलिए फॉलो द प्रिंटेड नोट्स एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स। सो दीज आर द 3 modes of preparation now: face-to-face class, live class, and recorded app. And if you are preparing for a recorded app, you have to keep in front of us. Once again, I'm telling you, keep the printed notes, follow the printed notes, keep on revising the notes. This is the way to prepare. But I have told you one thing: app is having very vast content compared to face-to-face and live class. One example दे दूँगा। तमीम सर का क्लास जो है मेडिसिन का, ऐप में 180 आवर्स का है, face-to-face क्लास में 60 आवर्स का होता है। वहाँ पे भी पूरा मेडिसिन हो जाएगा, यहाँ पे भी पूरा मेडिसिन हो जाएगा। 60 आवर्स के लेक्चर को क्या कर पाओगे? सुन भी सकते हो, ख़त्म भी हो जाएगा, पढ़ो भी के और रिवाइज भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो। 180 आवर्स कब सुनोगे, कब ख़त्म करोगे, कब रिवाइज करोगे? कर भी लिया, कितना याद रख पाओगे? मैरो में तो मेडिसिन 260 आवर्स है, 260 घंटे, राइट? मेरा दोस्त है ना, वो MD मेडिसिन किया, बोले ये तो MD मेडिसिन वालों के लिए भी ज़्यादा है, हमें तो बस एंट्रेंस एग्जाम लिखना है। MD मेडिसिन के लिए भी इतना नहीं चाहिए। सो कोई भी ऐप ले लो, मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऐप ले लो, कंटेंट बहुत वास्ट है। और एंट्रेंस का बेसिक रूल है, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर ऑल 90 सब्जेक्ट्स, यू शुड हैव कंसाइज्ड कंटेंट, अदरवाइज यू कांट रिवाइज, यू कांट रिमेंबर। फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ेगो तो पता होगा, मेमोरी स्पेस इज, अवर मेमोरी स्पेस इज लिमिटेड। Whatever you keep on putting into your memory, to accommodate that, our memory will keep on removing the things, whatever is already there. And what remains for long is whatever you have taken from short-term memory to long-term memory. और short-term memory से long-term memory को किस तरह से लेके जाना है? सर रिविजन। And if you as many times you revise, right, your short-term memory will get converted to long-term memory. Sir, revision is the key to success. रिविजन इज द की टू सक्सेस। एंड नेक्स्ट, सर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है या नहीं ड्यूरिंग MBBS? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। दैट मीन्स आई एम ए डेडिकेटेड स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आई हैव कॉन्फिडेंस दैट मैं सेकेंड ईयर में रॉबिन्स उठाऊँगा, 8 बार रिवाइज करके मैं ख़त्म करूँगा, तो स्टार्ट कर लो रॉबिन्स। राइट सर, मुझे पता है सर 8 बार क्या, मैं तो ये बुक एक बार भी नहीं पढ़ पाऊँगा, राइट, तो मुश्किल हो जाएगा। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अवर पर्सनल। दे देते हैं आपके सामने, दे देते हैं। सो इवन बाई चांस इफ यू हैव नॉट रेड, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट। एंड आई एम नॉट टेलिंग नॉट टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ टू रीड एंड रिवाइज मिनिमम 5 times, then yes, that is the best thing. If not possible, you should not opt some guide book just to read and clear the exam, right? At least some good book you have to opt, so that you can read, finish and revise, you can understand, right? And when to start entrance preparation? So now you know that NEET is going to become next, and hopefully this year is the last NEET। ये तो 3-4 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन most probably this upcoming NEET will be the last NEET, उसके बाद next आ जाएगा।
नेक्स्ट आ गया तो फाइनल एग्जाम के बाद ही रहेगा एग्जाम, फाइनल ईयर के एग्जाम ही नेक्स्ट रहेगा एग्जाम। तो क्या हो जाएगा, पर प्रिपरेशन तो फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के थर्ड ईयर के सब्जेक्ट, फाइनल ईयर में फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स। इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। एंड फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, सर हम नए रहते हैं, उतना कुछ पता नहीं, अभी से एंट्रेंस प्रिपरेशन अभी तो एंटर किया। सो समबडी इफ दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट इन फर्स्ट ईयर, इट्स ओके, बट सेकेंड ईयर एमबीबीएस से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। द हाई टाइम टू स्टार्ट preparation for entrance examination now because of the next exam is second year MBBS, beginning of the second year MBBS। जो second year MBBS से beginning में start करेगा 100% वो preparation अच्छे से खत्म कर पाएगा। अभी next exam at present तो ये लोग next one and next two बनाए, next one final year में रहेगा, उसके साथ में final year का exam भी हो जाएगा, आपको ranking भी आ जाएगी, marks भी मिल जाएंगे, rank भी आ जाएगी। PG सीट भी लॉक नहीं होगा, रैंक और मार्क्स लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करने के बाद नेक्स्ट 2 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 एग्जाम इज जस्ट असेसिंग हाउ यू हैव डन योर इंटर्नशिप, नो रिलेशन टू एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट 2 एग्जाम इज जस्ट टू असेस हाउ यू हैव डन योर इंटर्नशिप, दे असेस। उसमें पास हो गया तो नेक्स्ट 2 पास हो गया तो तुम्हारा इंटर्नशिप पास क्लियर हो गया। इंटर्नशिप क्लियर हो गया तो वॉट एवर एग्जाम यू हैव गिवन अर्लियर पोस्ट एमबीबीएस, नेक्स्ट वन एग्जाम जिसे आपने एमबीबीएस भी पास किया, एंट्रेंस की भी रैंक आ गई, मार्क्स मिल गए, वो रैंक और मार्क्स को लेकर काउंसलिंग को अप्लाई करना है बस। वंस अगेन यू आर नॉट रेटिंग द एग्जाम। एमबीबीएस के बाद में ही आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, वो फाइनल ईयर का एग्जाम भी था, एंट्रेंस एग्जाम भी था, टुगेदर वन, राइट। उसके मार्क्स और रैंक लॉक हो जाएगा बस। वो लॉक मार्क्स और रैंक को लेकर इंटर्नशिप के बाद आप 2 इयर्स तक उसको काउंसलिंग में अप्लाई कर आप सीट ले सकते हो, आपके रैंक और मार्क को जो मिलेगा वो, राइट। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग नाउ, दे आर आल्सो नॉट श्योर व्हाट दे आर गोइंग टू डू। एंड वन मोर प्रोपेगेंडा, व्हाट एट प्रेजेंट वन मोर टॉपिक व्हाट इज गोइंग ऑन इज, अब ये नेक्स्ट एग्जाम में जो है नेक्स्ट वन, इसमें व्हाट दे आर टेलिंग इज ओनली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, देयर वोंट बी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स, ओनली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। But now again what they are talking is to include first year and second year subjects, and they are planning to include first year and second year subjects to do next one exam after second year MBBS। second year MBBS के बाद next one exam, first year second year के subjects हो गए, final year के बाद next 2 exam, third year final year के subjects हो गए, internship के बाद next 3 exam जो internship को assess करेंगे। तो अभी next जो है वो next one ही बस entrance के लिए है। अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 बना देंगे एंट्रेंस के लिए, सेकेंड ईयर के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स का एग्जाम होना चाहिए, फिर फाइनल ईयर के बाद थर्ड ईयर फाइनल ईयर का मिला के होना चाहिए, जैसा अभी फॉरेन एग्जाम्स होते हैं ना, यूएसएमएलई एंड लैब एग्जाम्स, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में प्री पैरा होते हैं, सेकंड स्टेप में क्लिनिकल होते हैं, इस तरह से बनाने का प्लान है, ठीक है। कुछ भी बना लो, हमें प्रिपरेशन सेकेंड ईयर एमबीबीएस से स्टार्ट करना है, ओके। एंड लास्ट, as we have become a medico, we are a medico, एक चीज़ याद रख लो, when we have become doctors, what we do, सर बस आपके पेशेंट आएगा, डिसीज़ को डायग्नोज करो और ट्रीट करो, दो ही चीज़ है काम, दो ही चीज़ है, पेशेंट को डायग्नोज करो, डिसीज़ क्या है और ट्रीट करो। एग्जाम में क्वेश्चंस भी nowadays the questions are more practical and clinical and also practical। सर प्रैक्टिकल मतलब क्या, सर व्हाट वी फेस व्हेन वी डायग्नोज अ पेशेंट एंड वी ट्रीट अ पेशेंट ऑन बेस्ड ऑन दैट दे मेक क्वेश्चंस। अगर आपको पता है जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे क्लिनिकल सब्जेक्ट, एंड इवन व्हेन यू रीड प्री एंड प्रायर क्लिनिकल सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी में सिस्टमिक पैथोलॉजी पढ़ रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी में सारे सिस्टम्स पढ़ रहे हो, या बैक्टीरिया वायरस फंगल व्हाटएवर मेथड यू आर फॉलोइंग, व्हिचएवर मे बी द मेथड यू आर फॉलोइंग, सर जब सिस्टमिक पार्ट पढ़ रहे हो प्री एंड पैरा क्लिनिकल्स में और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, राइट, एनी डिसीज यू टेक, इफ यू नो हाउ टू डायग्नोज क्लिनिकली एंड हाउ टू डायग्नोज बाय लैब एंड फाइनली व्हाट इज द ट्रीटमेंट, यू नो एवरीथिंग। सर वी नीड टू नो ओनली 3 थिंग्स, राइट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस। इफ यू नो these 3 things, you know everything, and if you have read everything, if you don't know these 3 things, then you know nothing, For example, you are seeing it, you have read pneumococcal meningitis, you know everything about pneumococcal meningitis, and if you don't know clinically how to diagnose,
laboratory, how to diagnose, what is the treatment, then you know nothing. So these are the 3 points which we know for each and every disease: clinical diagnosis, lab diagnosis, and treatment. Okay, now take all the clinical subjects. So diseases are only 2 types: infectious, non-infectious. Infectious due to microorganisms and non-infectious not due to microorganisms. Right, like hypertension, diabetes, heart failure, कुछ भी ले लो, stroke, not due to microorganisms. So we have only 2 types of diseases: infectious and non-infectious. Infectious diseases, they are diagnosed by microbiology. Non-infectious diseases, right? Most of the non-infectious diseases, they are diagnosed by pathology. Few of them by biochemistry. Biochemistry को रहने दो. Majority of the non-infectious diseases diagnosed by pathology, and all the diseases treated by pharmacology. So what I'm trying to tell is, सारे clinical subjects का जो foundation होता है वो पैथो, फार्मा, माइक्रो होता है. Right? Because other than diseases we won't study anything. Disease treatment, disease treatment, disease treatment. Diagnosis, treatment. Diagnosis, clinical diagnosis, lab diagnosis, treatment. And lab diagnosis of infectious disease by microbiology, non-infectious disease by pathology, and treatment of all disease by pharmacology. Right? So इससे पैथो, फार्मा, माइक्रो है ना, ये फाउंडेशन होता है एक मेडिकल स्टूडेंट का. इफ यू आर थरो and if you are confident and if your concepts are clear in patho, pharma, micro, then you are king or queen in this field. मतलब कहाँ पे भी जो केक वॉक आसानी से हो जाएगा, MBBS भी आसानी से हो जाएगा, एंट्रेंस प्रिपरेशन भी आसानी से हो जाएगा, एंट्रेंस सीट भी आसानी से मिल जाएगी, एंट्रेंस भी फिर PG भी आसानी से खत्म हो जाएगा, एंड यू विल बिकम ए गुड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऑल्सो, बिकॉज यू नो हाउ टू डायग्नोज, हाउ टू ट्रीट. So patho, pharma, micro is very important. That's why I told the ideal time to start entrance preparation is at the beginning of the second year MBBS. क्योंकि second year subjects हैं patho, pharma, micro. Those who have read second year MBBS very well, right? For that student, everything will become easy, right? After second year MBBS till the end of his or her life, everything will become easy, right? So इसलिए patho, pharma, micro is very important. They are the foundation. समझो next exam है आपके लिए जिसमें प्री एंड पैरा सब्जेक्ट्स नहीं है, सिर्फ क्लिनिकल है, तब भी अगर पैथो, फार्मा, माइक्रो नहीं पता है तो आपको क्लिनिकल कुछ पता ही नहीं है. वॉट एवर यू हैव डन इज यू हैव मग्ड इट अप, बिकॉज यू डोंट नो द फाउंडेशन. यू हैव जस्ट सीइंग व्हाट इज देयर ऑन द टॉप, देन ऑब्वियसली you would have mugged it. You have not understood it, because it is not possible to understand any clinical subject without understanding patho, pharma, micro. Because clinical subjects are combination of patho, pharma, micro. So NEET हो या next one, next 3 कुछ भी ला लो, patho, pharma, micro remains the foundation subjects. And if you are thorough and confident in that, then you can, everything will become easier for you. So I have told you how to prepare, when to start, whether to read standard books or not, what are the available methods of preparation. Face-to-face classes are better than live classes are better than app-based classes. Right? Face-to-face not possible, live classes are always better. But app-based classes में content is very vast, that is the main problem. Still you can do it, you should be dedicated. Right? And whenever you study, you have to study with concentration, without distraction, with understanding. ऐसे ही पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं. And our aim is not to cover everything. Our aim is whatever we have read, whether we are thorough in that or not. If you are thorough in that, you are very good. And we have to plan, no doubt in that. After planning, we should not think about when is our exam will come or not, NEET होगा क्या next होगा, next one होगा क्या next 2 होगा. We should not think all these things. See, whatever comes, it comes for everybody. Competition remains equal for all. See, what we have to think is, sir, आज का दिन मेरा कैसा गया, right? After planning everything, today I have utilized it or not, today I have read it or not, and whatever I have read today, before sleep I have revised it or not. Right? If you concentrate on this every day, then you are doing well. Whatever happens in future, that happens for everyone. So today, इस दिन का अगर मेरा डे इस तरह से गया कि मैं पढ़ लिया, and whatever you read every day, I'm telling you, you have to revise in 1 hour before sleep. If you read for 3 hours, 45 minutes revision at the end of the day, whatever you have read in those 3 hours. Because what happens, we read, and we keep on forgetting. Right? Forgetfulness is a gift from God. जितना भी पढ़ोगे भूलते रहोगे,
और भूलना तो एक गिफ्ट है गॉड से, सब याद रखोगे तो पागल हो जाओ तुम, राइट। फॉरगेटफुलनेस इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड, भूलते रहेंगे, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। इसलिए वन थिंग यू व्हाट यू वांट टू फॉलो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इज व्हेनेवर यू स्टडी start with important topics, right? Final, whenever you study, start with important topics and move on. Every revision is the key to remember things, and that's why whatever you read every day 3 to 4 hours, at the end of the day revise in 45 minutes. Just one superficial revision. Visual revision means okay, this is okay, this is okay, this is okay. Don't see whether you remember everything or not, you won't be remembering. A visual revision of whatever you have read every day along with college, manage to read minimum 3 to 4 hours and 45 minutes for revision every day. And if you do that, I think you do well. All the best. Jazakallah.